मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें। वो जो अपना बेल का आइकन है उसको दोनों हाथ उठाकर प्रेस करें। वो निर्भया नहीं, वो अभया थी। इसलिए उसकी मौत के 28 साल बाद जब चर्च के फादर और नन को सजा सुनाई जाएगी तो ये खबर ना ही छपेगी अखबार के किसी पहले पन्ने पर और ना ही इस पर होगा कोई प्राइम टाइम। जी हाँ, आइए आपको लिए चलते हैं 28 साल पहले गॉड्स ओन कंट्री केरल के कोट्टयम में। तारीख थी 27 मार्च 1992। जगह थी सेंट पायस कॉन्वेंट। एक लड़की थी, 19 साल उसकी आयु थी, नन बनने गई थी। अगले दिन उसकी परीक्षा थी। सुबह वो उठी कि मैं रिवाइज कर लूँगी। अचानक उसे प्यास लगी। वो पानी पीने किचन में गई और उसी दिन देर सुबह उसकी लाश कुएं में मिली। पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम की जांच के बाद बता दिया गया कि भैया आत्महत्या का मामला था। जब लोकल क्राइम ब्रांच से इन्वेस्टिगेशन कराई गई तो उन्होंने उसकी आत्महत्या का रीज़न भी बता दिया कि कोई साइकोलॉजिकल इलनेस थी। पर एक बात जो किसी ने नहीं बताई कि यदि वो आत्महत्या ही करने गई थी तो उसकी एक चप्पल किचन में और एक चप्पल कुएं के पास क्या कर रही थी। इधर 67 सिस्टरों ने, ननों ने उस हॉस्टल की उस समय के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर के करुणाकरण को चिट्ठी लिखी और उन्हें अंदेशा जताया कि ये आत्महत्या नहीं हत्या का केस है, इसलिए इसकी जांच किसी सेंट्रल अथॉरिटी से कराई जाए। अब ये जांच जो है सीबीआई को दे दी गई। सीबीआई ने जब अपनी जांच की पहली और उसके बाद क्लोजर रिपोर्ट फाइल की तो उसमें कहा कि हमें कोई एविडेंसेस नहीं मिले हैं, इसलिए इस केस को क्लोज कर दिया जाए। जो जज था वो नहीं माना। उसने कहा दोबारा जांच करो। दोबारा जांच की गई। दोबारा जब क्लोजर रिपोर्ट फाइल की गई, चार्जशीट फाइल की गई तो उसमें कहा गया कि कोई एविडेंसेस नहीं मिल पा रहे हैं प्रूफ करने के लिए, इस केस को क्लोज कर दिया जाए। सेम यही हाल तीसरी बार हुआ। घटना के 16 साल बाद 2008 में जब चौथी बार सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की तो उस क्लोजर रिपोर्ट में यही कहा गया कि कोई एविडेंसेस नहीं मिले हैं, इसलिए हम इसको प्रूफ नहीं कर सकते कि हत्या किसने की है, इसलिए इस केस को क्लोज कर दिया जाए। पर सीबीआई कोर्ट के जो जज साहब थे वो ऐसे बेतुके तर्कों से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कोची स्टेट की जो लोकल सीबीआई यूनिट है उसको केस ट्रांसफर कर दिया और उनसे कहा कि भाई 3 महीने के अंदर इंफॉर्मेशन कंप्लीट करके रिपोर्ट फाइल करो। इसी बीच कई लोगों की गवाही होती है और 3 लोगों को सीबीआई अरेस्ट करती है, फादर थॉमस, फादर जोस और सिस्टर सेफी। और सीबीआई कहती है इन लोगों का नार्को टेस्ट करवाया जाए। ये गवाही कहां से आई? तो जब ये घटना चल रही थी, ये जांच चल रही थी, उस जमाने में अखबारों में कई कहानियां छपा करती थी इस केस के बारे में। आपको बताएं ये बड़ा विवादित केस रहा। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी उधर मॉलीवुड में जिसका नाम था क्राइम फाइल। तो एक चोर था जिसका नाम था अदक्का राजू। वो बाहर निकल के आया और उसने बोला कि जिस दिन ये हत्या हुई है उस रात मैंने किचन में फादर थॉमस और सिस्टर सेफी को देखा है। अब ये बात उसे कैसे पता? तो वो कहता है कि जिस दिन ये घटना है उस दिन मैं चोरी करने के लिए वहां पहुंचा हुआ था और वो मेरा चोरी का तीसरा दिन था क्योंकि मैं पिछले 2 दिनों से भी लगातार वहां पे चोरी कर रहा था। और सीबीआई कहती है इन लोगों का नार्को टेस्ट करवाया जाए। नार्को टेस्ट करवाने के लिए बेंगलोर ले जाया जाता है। वहां तीनों लोगों का अलग अलग नार्को टेस्ट होता है। उस नार्को टेस्ट में एक बड़ी अजीब घटना निकल के आती है। पहला नार्को टेस्ट फादर थॉमस का होता है जो 32 मिनट 50 सेकंड का पूरा होता है। बाद में जांच में पता लगता है कि वो 32 मिनट 50 सेकंड की क्लिप को 30 बार एडिट किया गया है। दूसरा टेस्ट होता है फादर जोस का जो 40 मिनट 55 सेकंड का होता है और उसको भी 19 बार एडिट किया हुआ होता है। और तीसरा नार्को टेस्ट होता है सिस्टर सेफी का जो 18 मिनट 42 सेकंड का होता है जिसको 23 बार एडिट किया गया होता है। अब ये सीडी किसने एडिट की, क्यों एडिट की, इसके बारे में जांच नहीं होती। ऐसा कह के मामला टाल दिया जाता है कि चूंकि नार्को टेस्ट की जो एविडेंस होते हैं वो कोर्ट में एडमिसेबल नहीं होते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा इंटरोगेशन वगैरह करने का। अब इधर अदक्का राजू को जो थी वो गवाही भारी पड़ गई। क्राइम ब्रांच के अफसर सैमुअल थे, वो अदक्का राजू को टॉर्चर करने लगते हैं। उससे कहते हैं कि तू भाई ये खुद एक्सेप्ट कर ले कि तूने हत्या की थी और इसके बदले में हम तेरी पत्नी को नौकरी दे देंगे, तेरे बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे देंगे। पर अदक्का राजू इस बात को मानने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैंने हत्या नहीं की, हत्या वाली रात मैंने थॉमस और सेफी को देखा था। अब जो क्राइम ब्रांच है वो अदक्का राजू का शोषण और उस पर अत्याचार शुरू कर देती है। 1.5 साल तक उसको टॉर्चर किया जाता है मेंटली, फिजिकली। और एक मौका तो ऐसा आता है जब अदक्का राजू टूट जाता है, उसका धैर्य, उसका साहस जवाब दे जाता है और वो सोचता है कि मैं इसको एडमिट कर लूं कि हत्या मैंने ही की थी। पर तभी एक आदमी जो है वो जेल के अंदर हो रहे अदक्का राजू के इस टॉर्चर के बारे में कोर्ट में बता देता है और राजू का टॉर्चर रुकता है।
आपको बता दें, इस केस में 43 लोगों की लगभग गवाही हुई थी, जिसमें 9 तो हॉस्टाइल हो गए थे और बाकी के जो गवाह थे उनकी गवाही में उतना दम नहीं था जो फादर थॉमस और सिस्टर शेफी को जेल में पहुंचा सके। फाइनली 27 मार्च 1992 को हुई हत्या के 27 साल बाद अगस्त 2019 में लोअर कोर्ट में केस की सुनवाई शुरू की जाती है और 10 दिसंबर 2020 तक सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रख लिया जाता है। 22 दिसंबर को कोर्ट फादर थॉमस और सिस्टर शेफी को उम्र कैद की सजा सुनाते हैं और 5-5 लाख रुपए फाइन भरने को कहते हैं तथा जो फादर जोस था उसको सबूतों के अभाव में, साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया जाता है। पर आखिर हुआ क्या था कि उस 19 साल की बच्ची की हत्या इन फादर थॉमस और सिस्टर शेफी ने कर दी थी। तो जब ये बच्ची पानी पीने पहुंची तो इसने किचन में फादर थॉमस और सिस्टर शेफी को कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में देख लिया था। अब ये कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन जो वर्ड है ये यूफेमिज्म है जो यूज होता है, जैसे कि चाइल्ड, जो मतलब छोटे छोटे बच्चों के जो रेपिस्ट होते हैं उनको अब वेस्ट में चाइल्ड ग्रूमिंग गैंग कहा जाने लगा है। हमारे देश में आतंकवादियों को, इस्लामिक आतंकवादियों को मिलिटेंट्स लिखा जाता है। जी हाँ, फादर और नन के बीच शारीरिक संबंध थे और उस समय वो लोग उसी काम में लिप्त थे। अब ये सच्चाई अगर दुनिया के सामने आ जाती तो चर्च के सारे काले कारनामे दुनिया जान जाती। और इनको, जो फादर थॉमस और सिस्टर शेफी को लगा होगा कि भाई जो जीसस है वो हमारे पापों को अपने ऊपर ले ही लेगा, तो उन्होंने उस बिचारी 19 साल की लड़की को जान से मार के कुएं में फेंक दिया। पर बैड लक, उन्हें नहीं पता था कि जीसस जो है वो तो मेरे पापों की वजह से सूली पे पहले ही चढ़ चुके हैं। वैसे ये चर्च और सेक्स का कोई पहला मामला नहीं आया है सामने और ना ही ये आखिरी होगा। थोड़े दिनों पहले एक फ्रैंको मुलक्कल करके बिशप था उसी केरल गॉड्स ओन कंट्री में, जिसने अपनी नन का रेप किया। जब उस बिचारी नन ने आरोप लगाया कि इसने मेरा रेप किया है तो चर्च ने उसको सजा देने के बजाय बिचारी उस नन को ही प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और ये रेपिस्ट जो फ्रैंको मुलक्कल है इसका जालंधर में स्वागत किया गया। He is a man who stands accused of rape, and this was the kind of reception that was accorded to Franco Mullakal when he was released on bail and he went back to the parish that he was associated with in Jalandhar. पर ये तो छोटे मोटे, अभी तो हमने देखा कुछ दिनों पहले की जो पोप हैं वो बिकनी मॉडल्स को इंस्टाग्राम पे लाइक कर रहे हैं। मतलब ऐसे मैं लाइक बोल रहा हूं, लोग उसको सिंपिंग या पता नहीं क्या बोलते हैं, सिंपिंग बाजी भी बोलते हैं। और पर इस सब को बताने से क्या फायदा? हमारा मीडिया और मूवी इंडस्ट्री तो एक्सेप्शंस को ही रूल मानती है और हम भी ऐसा ही मानने लगे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आप बताइए, जितनी भी बॉलीवुड मूवीज हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, इसमें हमने सिर्फ, या आपके एक सबकॉन्शियस माइंड में ही आपके एक बैठा दिया गया है कि हवस का पुजारी एक मुहावरा एज ए ईडियम यूज होता है। ऐसा मतलब क्यों हुआ? हवस का पादरी या हवस का मौलवी क्यों नहीं हो गया? मैं आपको इंडिविजुअली बता रहा हूं, मैं आपको कुछ भी नहीं तो सैकड़ों केस गिनवा सकता हूं जिसमें जो इन्वॉल्व्ड हैं रेप में, चाहे ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी वाले में, वो चर्च से जुड़े हुए लोग हैं या मौलवी लोग हैं। पर इनको नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर वही बात है ना, वो फिल्म में आया था कि सेकुलरिज्म है। आर्टिकल की हेडलाइनों में हमने पढ़ा है कि प्रीस्ट एक्यूज्ड ऑफ रेप इन यूपी, और जब हमने उस आर्टिकल को खोला था उसमें जो प्रीस्ट था उसका नाम शौकत अली था। अब आप बताइए ये क्या है, ये क्या किया जा रहा है? मतलब हमको तो प्रीस्ट से पुजारी याद आता है, टीके वाला याद आता है जो मंदिर में जाता है, और वहां बलात्कारी शौकत अली था, उसको भी प्रीस्ट बता देते हैं, है ना? वरना अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताइए, आपने पिछली बार कब सुना था हवस का पादरी या हवस का मौलवी? सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए और चीजों को ना देखिए ही मत, उनको समझिए। क्योंकि अगर हम नहीं समझेंगे ना तो कौन समझेगा? अरे हम तो रिस्पॉन्सिबल यूथ है ना, तो बनिए ना, कोई रोक रहा है क्या आपको? है?